Hello everyone, today I am presenting important questions for REET exam for both level 1 and level 2। इससे पहले हमने सेट 1 किया हुआ है। आप सेट 1 की वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां पे भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टीचर टू कीप इन माइंड वाइल रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो टीचर को लेके आप क्या चीज़ उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्लास के अंदर। जैसे फर्स्ट है हमारा एबिलिटी ग्रुपिंग। अब जहाँ पे हम बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाते हैं तो ये तो टीचर कर सकता है, क्योंकि हर एक बच्चे के अलग अलग तरीका होता है सीखने का, अलग अलग काम करने का तरीका होता है। एडजस्टिंग द करिकुलम, तो ये भी कहीं ना कहीं टीचर को करना पड़ता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए। लिविंग चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडी एंड एडजस्टिंग द मेथड्स ऑफ टीचिंग, वो मेथड ऑफ टीचिंग भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। बच्चों को अगर लेक्चर मेथड से समझ में नहीं आया तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, डिस्कशन मेथड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लिविंग चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों को नहीं छोड़ सकते। अगर टीचर का वर्क है क्लास के अंदर पढ़ाना तो उन्हें वहां पे टीचिंग करनी होगी। उसके लिए चाहे उन्हें एडजस्ट करना पड़े करिकुलम, चाहे टीचिंग मेथड को एडजस्ट करना पड़े, चाहे बच्चों की एबिलिटी ग्रुपिंग करनी पड़े, बट उन्हें सेल्फ स्टडी के लिए हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। टीचर को इस काम के लिए टीचर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन बोथ क्रोनोलॉजिकल एंड मेंटल एज ऑफ पूनम इज 9 ईयर, हर इंटेलिजेंस कैटेगरी में भी कंसीडर्ड एज, ये हमारा आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आईक्यू हम कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। MACA का फॉर्मूला, MA यानी कि मेंटल एज अपॉन CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है पूनम की क्रोनोलॉजिकल और मेंटल एज 9 ईयर, दोनों सेम है। तो जब हम दोनों सेम है 9 इंटू 9 इंटू 100, तो यहाँ पे हमारा IQ की वैल्यू आएगी 100। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है कि अब ये जो उसका IQ आया है ये किस इंटेलिजेंस कैटेगरी के अंडर आता है, सुपीरियर, एवरेज, सब एवरेज या जीनियस। तो इसके लिए आप IQ का जो रेटिंग स्केल होता है अब एक बार उसको देख ले। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से 130 अबव पे वेरी सुपीरियर, फिर सुपीरियर, हाई एवरेज, एवरेज, लो एवरेज, बॉर्डर लाइन, एक्सट्रीमली लो। तो ये पूरा इसके अंदर दिया हुआ है। तो आपको ये IQ, इसका क्वालिफिकेशन रेंज, ये सब अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब पूनम का IQ आया था 100। अब हम ये यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 100 यहाँ पे लाई करता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म की क्या क्या कैरेक्टर है ऑटिज्म के। तो ऑटिज्म के अंदर क्या होता है कि बच्चा इजीली किसी से भी इंटरेक्ट नहीं कर पाता, उसका सोशलाइजेशन अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, पुअर सोशलाइजेशन, स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर, पुअर कम्युनिकेशन। तो ये तीनों ही चीज ऑटिज्म के अंदर आती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। Next question is the process of an individual's capacities quantitatively should be termed as। अब जहां पे भी क्वांटिटी की बात की जाए, यानी कि हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं किसी चीज को। क्वांटिटी क्या है, वो मेजरेबल होती है। जैसे वेट है, वो एक क्वांटिटी है, मेजर कर सकते हैं हम वेट को, 45 kg, 50 kg। तो जहां पे हम मेजर कर सके वहां पे हमेशा आएगी ग्रोथ। तो एक क्वांटिटेटिवली अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रोथ। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में दोनों चीजें आती है, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। क्वांटिटी जैसे हाइट वेट, किसी इंसान की हाइट वेट हम मेजर कर सकते हैं। अब क्वालिटी के अंदर आ जाता है कि कितनी स्किल उसने सीखी, कितनी क्वालिटी उसने टाइम एज के साथ अटेन की, वो सब। तो डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ उसका एक पार्ट है। अब इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि जो नॉलेज स्टोर्ड होती है हमारे स्कीमा में वो बैलेंस होती है हमारी ओल्ड नॉलेज के साथ। मैचुरेशन की बात करें तो मैचुरेशन में चाइल्ड जो है वो लर्न करता है कुछ, जब वो एक पार्टिकुलर स्टेज पे जाता है कि इस एज के साथ वो इतनी चीजें लर्न कर लेगा तो वो मैच्योरिटी उसमें आ जाती है, तो इसको हम मैचुरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एट द एडोलसेंट स्टेज पेरेंट्स एंड टीचर कैन डू द फॉलोइंग। अब स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज होती है एडोलसेंस। तो यहाँ पे क्या है, बोथ जो पेरेंट्स है टीचर्स है दोनों को ही काफी ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का,
तो इसके लिए क्या है, रेंडर प्रॉपर जेंडर एजुकेशन, तो ट्रू है। प्रोवाइडिंग सुटेबल इन्वायरमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। अरेंजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज को भी अरेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों आपके सही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च। अब ये एक्शन रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्शन रिसर्च के अंदर क्या होता है, तो एक तरीके का एक्शन लिया जाता है जो स्कूल के अंदर प्रैक्टिसेस होती है, जो भी वर्क होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो स्कूल के प्रोफेसर, टीचर्स, स्कूल पर्सनल, ये सब मिलके एक्शन रिसर्च करते हैं और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, हमारी कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसको ग्राउंड लेवल पे सोल्व किया जाता है। तो सिंपल ये चीज इसके अंदर आती है। अब यहाँ पे क्या है, एक्शन रिसर्च हेल्प्स इन थ्योरी बिल्डिंग, तो एक्शन रिसर्च ऐसा नहीं करती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। बाकी आप देख ले तो इट इनेबल अस टू सोल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये ट्रू है। फोकस ऑन द प्रॉब्लम दैट ऑफ इमीडिएट कंसर्न, अगर इमीडिएट कंसर्न है तो उस पर फोकस करता है, ये भी सही है। ऑफर्स फॉर्मेशन फीडबैक सच दैट एम्स एंड मेथोडोलॉजी आर ओपन टू वेरिएशन, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है, फीडबैक भी मिलता है और कहीं पे अगर कोई प्रैक्टिस चेंज करनी है, उसमें वेरिएशन लाना है कोई टीचिंग मेथड में, किसी भी चीज में, तो वो एक्शन रिसर्च के बाद चेंज भी हो जाता है। तो क्या चीज रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये थ्योरी बिल्डिंग में हेल्प नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर इज गोइंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी इन द क्लासरूम, व्हाट ही शुड नॉट अप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग। अब थॉर्नडाइक की थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे बहुत सारे आप ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इससे पहले आप जो इसमें 3 प्रिंसिपल्स दिए गए थे उनकी बात कर लेते हैं, जैसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्ट, 3 लॉज इस थ्योरी के अंदर दिए गए थे। थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग आपने पढ़े होंगे। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में सिंपल वो बात करते हैं कि आप एक चीज को कितना प्रैक्टिस, ड्रिल प्रैक्टिस की यहाँ पे बात होती है। जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन है या कोई भी एक्सरसाइज है, आपको उसमें मास्टरी हासिल करनी है, उसे अच्छे से समझना है, तो आप क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ड्रिल प्रैक्टिस, ये चलता रहेगा। जैसे रीट के एग्जाम में आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, आप क्या है, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और वीडियोस देखेंगे। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। लॉ ऑफ रेडीनेस, जब बच्चा एकदम रेडी है, उसमें ईगरनेस है सीखने के लिए, डिग्री ऑफ ईगरनेस उसकी बहुत ज्यादा है, तो तभी हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए, उसकी वो मोटिवेटेड है, तो वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। एंड लॉ ऑफ इफेक्ट है, जब टीचर को रीइंफोर्समेंट देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, तो इससे बच्चों की लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है, उनकी लर्निंग काफी अच्छी होती है। ये बात की थी लॉ ऑफ इफेक्ट की, उस पर इफेक्ट अच्छा पड़ता है थॉर्नडाइक ने। तो ये तीनों लॉज की हमने बात की। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। चिल्ड्रन शुड बी मेड रेडी और मोटिवेटेड प्रॉपरली फॉर लर्निंग ए टास्क, तो ये बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन शुड बी ओरिएंटेड टूवर्ड डिस्कवरी अप्रोच टूवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग्स, यहाँ पे डिस्कवरी अप्रोच की बात नहीं की गई थी, तो ये हमारा थॉर्नडाइक की थ्योरी के अंदर ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। सफिशिएंट प्रैक्टिस और ड्रिल वर्क शुड बी कैरिड आउट, ये भी सही है। हमने बात की थी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर आप क्या है, प्रैक्टिस और ड्रिल वर्क करेंगे। टीचर शुड ट्राई टू मेक यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एज प्रॉपरली एज पॉसिबल, यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ आया, ये आप देखिए यहाँ पर कि आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट देंगे, तो रिवॉर्ड्स देंगे सॉरी, तो यह है लॉ ऑफ इफेक्ट, तो यहाँ पे भी ये भी चीज इसके अंदर आएगी। तो इसके अंदर क्या बेसिकली नहीं आता है, डिस्कवरी अप्रोच, तो यहाँ से हमें हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या चीज नहीं आती, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, is the inability to distinguish between one's perspective and others perspective in early childhood, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईगोसेंट्रिसिज्म। अब हमारी बहुत सारे बच्चे की स्टेजेस होती है, जैसे इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अडोलेसेंस, अडल्टहुड, तो 2 to 6 ईयर के अंदर हमारी आ जाती है अर्ली चाइल्डहुड। तो इसमें बहुत सारी डेवलप होती है क्वालिटीज एक बच्चे के अंदर, जैसे ईगोसेंट्रिसिज्म यहाँ पे देखा जाता है, एनिमिज्म और सेंट्रिसिज्म, ये सब यहाँ पे देखा जाता है। सेंट्रिसिज्म बेसिकली क्या है, जहाँ पर बच्चा सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है, उसका सेंटर बस एक ही चीज होती है। एनिमिज्म के अंदर क्या है कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो उसको भी सोचता है कि ये थिंग लिविंग है, उसको हर चीज लिविंग दिखाई देती है। जैसे अगर टेबल पे कोई मारता है तो बच्चे को लगता है टेबल को चोट लगी है, तो ये एनिमिज्म। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वो कौन सी, जहां पे बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, ये है ईगोसेंट्रिसिज्म। इसके अंदर बच्चा सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को, उसे लगता है कि जो
वो कहता है या जो वो करता है वो ही सही है, बाकी वो दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव को ना ही देखता और ना ही समझता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन someone fails repeatedly to overcome weakness and achieve some mastery or simply places excessive on some particular inferiority। तो ये किसने स्टेटमेंट दी थी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो यहाँ पे जब भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आए तो ये है, यहाँ पे आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी अल्फ्रेड एडलर। इन्होंने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिया था। ये बोलते थे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल बीइंग है, सोशल बीइंग है, तो कहीं ना कहीं जब भी वो कोई काम करने जाता है तो कहीं इनकम्प्लीटनेस उसे फील होती है, इम्परफेक्शन फील होता है, तो ऐसे में उसके अंदर इंफीरियोरिटी डेवलप होती है। इसी को हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड एडलर ने। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज द हाईली इफिशिएंट फॉर्म ऑफ लर्निंग अप्रोच ऑन विच बंदूरा एंड वोल्टर्स फोकस्ड इज। तो जहां पे भी बंदूरा और वोल्टर्स की बात की जाए तो वहां पे आएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इमिटेशन। इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी दी थी जिसमें बताया गया था कि बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं उसी से वो सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ अ टीचर। राइट, आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 में एक्ट आया था। तो इसमें देख लेते हैं कि टीचर के लिए क्या क्या गाइडलाइंस थी। तो यहाँ पे टीचर के लिए गाइडलाइन थी कि उन्हें इंटायर करिकुलम एक स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट करना है। तो बिल्कुल, टीचर शैल इंगेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन प्राइवेट ट्यूशन। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। प्राइवेट ट्यूशन में हमें टीचर को कभी भी इंगेज नहीं करना है, ये उसमें बताया गया है आरटी एक्ट। क्योंकि अगर टीचर प्राइवेट ट्यूशन देंगे तो मे भी क्लास के बच्चे उनके ट्यूशन में जाना पसंद करेंगे क्लास में रहने के बजाय, और क्लास में भी टीचर फिर प्रॉपर फोकस नहीं करेंगे। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ईयर अटेंड करना, ये भी उसके अंदर रोल था। एंड असेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड अकॉर्डिंग सप्लीमेंट एडिशनल इंस्ट्रक्शन। तो ये भी उसके अंदर एक गाइड जो रिकमेंडेशन थी फॉर द रोल ऑफ अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a behavior pattern involving self-starvation that often arises in adolescence and especially prevalent among girls known as। तो कौन सा ये आपसे पूछा गया है कि जिसके अंदर सेल्फ स्टार्वेशन यानी कि इंसान खुद ही बहुत ज्यादा भूखा रहता है, वो कुछ भी खाना नहीं खाता। तो ये एडोलसेंस में होता है और स्पेशली गर्ल्स में। तो एक क्या चीज है, कौन सा ये डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। अब ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा एक ईटिंग डिसऑर्डर। अब आप ईटिंग डिसऑर्डर समझे कि क्या होता है। ईटिंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हमें होते हैं, और ये 3 टाइप के होते हैं, मेनली 3 डिसऑर्डर होते हैं, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीट के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पे इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इसमें क्या है कि कोई भी गर्ल है या कोई भी बच्चा है, उसको ये लगता है कि वो काफी ओवरवेट है। ये स्पेशली गर्ल्स के अंदर होता है, एडोलसेंस में उसे फील होता है वो काफी ओवरवेट है, चाहे वो ओवरवेट ना हो। तो ऐसे में क्या है, वो बहुत कम खाना खाएगी और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करेगी, और सेल्फ स्टार्वेशन भी होता है, और कभी कभी तो इसमें डेथ भी हो जाती है। तो ये हुआ अनोरेक्सिया नर्वोसा। सेकंड है हमारा बुलिमिया नर्वोसा। इसके अंदर क्या है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को एक ही सिंगल अटेम्प्ट में कंज्यूम कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और उससे फिर अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। तो ये भी ईटिंग डिसऑर्डर है, इसको हम बुलिमिया नर्वोसा बोलेंगे। थर्ड है हमारा बिंग ईटिंग। ये भी बुलिमिया नर्वोसा जैसा ही, हम बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ फूड वो कंज्यूम करते हैं। इसके क्या है, बाद में जाके पर्सन क्या है, उसको ओबेसिटी हो जाती है, वो ओवरवेट हो जाता है। तो इस तरीके से 3 मेन डिसऑर्डर हमने डिस्कस करे, ईटिंग डिसऑर्डर, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में यही था कि जब सेल्फ स्टार्वेशन की सिचुएशन आती है और एडोलसेंट गर्ल्स में जो देखा जाता है, तो हमने अभी बात की अनोक्सिया नर्वोसा के अंदर ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी इसके अंदर जो भी डिलीवियम, ट्रेमंस, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, ये तो ईटिंग डिसऑर्डर है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गेन बाय। तो इंसाइटफुल, कहीं पे भी इंसाइट से रिलेटेड कोई वर्ड आए, कोई थ्योरी, तो ये दी थी कोलर ने, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज गिवन मोर स्ट्रेस ऑन द फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन। तो जहां पे भी सोशल कंस्ट्रक्शन की बात आए, सोशल
सोशल तो बेसिकली वाइगोस्की रिलेट कर रहे थे, बट यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की जो थ्योरी दी थी वो दी थी पियाजे ने। कंस्ट्रक्टिविज्म की जो भी यूज किया था सबसे पहले वो पियाजे ने ही कंस्ट्रक्टिविज्म को यूज किया था। उनके अकॉर्डिंग जो है चिल्ड्रन लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्शन का जो फिलोसफी थी ये थी जीन पियाजे की। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वाइगोस्की ने कोई कंस्ट्रक्शन की बात नहीं की थी। जॉन डॉयल ने 3 पिलर ऑफ एजुकेशन दिए थे और बाकी आप देख सकते हैं। कोलबर्ग की तो मोरल वाली थ्योरी थी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर विजुअल इंपेयरमेंट। विजुअल इंपेयरमेंट जिनको देखने में प्रॉब्लम आती है या फिर वो बहुत मुश्किल से देख पाते हैं, तो वो होते हैं विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन या समथिंग। तो उनके लिए क्या असिस्टिव टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं? तो लार्ज प्रिंट बुक यूज की जा सकती है, मैग्नीफाइड कंप्यूटर बुक भी यूज की जाती है, स्पीच सिंथेसाइजर। अब उन्हें देखने में किसी भी चीज को प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में तो ऑडियो टेक्निक्स वहां पे यूज की जाती है, तो उसमें स्पीच सिंथेसाइजर का भी यूज किया जा सकता है। एंड सप्लीमेंट टू टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक एक टीचिंग एड है, वो नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए। तो यहाँ पे विजुअल इंपेयरमेंट का टेक्स्ट बुक से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, तो यहाँ पे है सप्लीमेंट टू टेक्स्ट बुक। ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक नॉर्मल टीचिंग एड है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज हियरिंग लॉस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। तो हियरिंग साउंड से रिलेटेड जब भी कोई चीज हमें मेजर करनी होती है तो उसकी यूनिट होती है डेसिबल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डेसिबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल। मोटर यानी मोटर कोऑर्डिनेशन, हमारी मसल से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, दो टाइप की मोटर स्किल होती है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस में हम लार्ज जो हमारी जैसे हैंड है, आर्म है, लार्ज मसल्स की मूवमेंट पे काम करते हैं, और फाइन मोटर स्किल में हम स्मॉल मसल्स की मूवमेंट पे वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राइटिंग। राइटिंग में हम बहुत ही स्मॉल मसल्स का यूज करते हैं। राइटिंग हुई, ड्राइंग हुई, बाकी आप क्लाइंब करेंगे, होपिंग, रनिंग, सब में आपको ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज करना पड़ेगा, लार्ज मसल्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ स्केमा इज। स्केमा का मतलब होता है ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे एक बच्चा है, उसे लगता है कि जब भी उसने चीज ऑब्जर्व किया, देखी, या उसने सीख ली है कि जब भी उसको यूनिफॉर्म पहनी है तो पहले उसको पैंट पहनी है, फिर उसको शर्ट पहनी है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो उसके माइंड में स्टोर्ड है, तो उसको अब ऐसा ही लगता है कि यही तरीका है सही पहनने का। तो ये हुआ स्केमा। अब ये कोई चंकिंग मैकेनिज्म या लर्निंग टेक्निक या डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी नहीं है, ये ऑर्गेनाइज पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द एडुकेबल ग्रुप बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ IQ। एडुकेबल यानी उन लोगों को जिन्हें हम एडुकेट कर पाए, एजुकेशन दे पाए। तो उसमें भी उसका इंसान का IQ लेवल देखना जरूरी होता है कि वो एजुकेशन देने लायक है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग लगेगा, बट इसको समझने के लिए आप ये चार्ट देखें तो इस तरीके से मेंटल रिटार्डेशन में कुछ IQ रेंजेस दी होती है और उससे हमें पता चलता है कि कौन एडुकेबल है या कौन ट्रेनेबल है। जैसे आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट है माइल्ड रिटार्डेशन। 50 और 70 के बीच में जो IQ होगा वो एडुकेबल होंगे। एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड पीपल होंगे, यानी हम उन्हें एडुकेट कर सकते हैं, उनका लेवल इतना है। दूसरे है मॉडरेट रिटार्डेशन, जिसके अंदर 35 से 50 की रेंज वाला IQ लेवल होगा, वो ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड पीपल होंगे, हम उनको ट्रेन कर सकते हैं बेसिकली। और फिर आता है सेवियर रिटार्डेशन, जो 20 से 36 की रेंज में होता है। ये होते हैं कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेड पीपल, जिन्हें हमें कस्टडी में रखना होता है। प्रोफाउंड रिटार्डेशन के अंदर भी बिलो 20 ये IQ लेवल आएगा, और इसमें भी आपको कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड पीपल मिलेंगे, जिन्हें हमें कस्टडी में रखना होता है। तो यहाँ पे हम इजीली समझ गए कि जो 50-70 IQ ग्रुप के पीपल है जिन्हें माइल्ड रिटार्डेशन है, वो पीपल एडुकेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 50 to 70। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। अब हेरिडिटरी की यूनिट होती है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीन। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो
कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। बाकी फर्टिलाइज एग, जाइडोग ये यूनिट नहीं होती, ये हेल्पफुल होते हैं बट ये यूनिट नहीं होती। हमारी यूनिट होती है ऑप्शन नंबर सी यानी जीन यूनिट होती है हेरिडिटरी की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बता सकते हैं कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।